तो बालक जैसे यहाँ तक हम निकाल दिए थे me², इसमें z² भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान हम लोग 1 रख दिए थे, तो इतना निकाले थे। फिर इसमें En बराबर निकाले थे आपका -13.6 बटा में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाले थे ना। उसके बाद लिखिए, उसके बाद कहे थे कि बना के लिए कम से कम 6-7 तक ले, तो बनाए हैं कि नहीं? कहे तक बनाए हैं? नहीं बनाए हैं? चलिए नहीं बनाए हैं तो लिखिए, तो लिखिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखिए बालक, प्रथम कक्षा का है ना, तो यानी कि n बराबर 1 होगा, तो इसे लिखेंगे हम लोग E1 बराबर -13.6 बटा में 1 के स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में n स्क्वायर होता है ना, n का वैल्यू 1 है, तो यह आएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको हम मान लेते हैं E, ठीक ना, जो भी मान आता है उसको क्या मान लीजिए E। इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए चल रहे हैं, बताते चलिए, ठीक ना। H परमाणु के द्वितीय कक्षा के लिए, H परमाणु के द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर कितना होगी? 2 ना। तो देखिए एनर्जी हो जाएगा आपका E2 -13.6 बटा में 2 के स्क्वायर। देखिए तो -13.6 को हम लोग E माने हैं ना, -13.6 को E माने हैं, बटा में 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या करेंगे कि H परमाणु के तीसरा कक्षा के लिए, H परमाणु के तृतीय कक्षा के लिए n2 बराबर n बराबर 3, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, E3 बराबर -13.6 बटा में 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -13.6 जो है E के बराबर है, तो हो जाएगा E बटा में 9 हो जाएगा। इसी तरह से लिख देंगे कि H परमाणु के चतुर्थ कक्षा के लिए, तो चतुर्थ कक्षा के लिए n बराबर हो जाएगा 4, तो लिखेंगे कि E4 बराबर -13.6 बटा में 4 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका E बटा में 16। इसी तरह देखिए, इसी तरह से 5वां कक्षा के लिख रहे हैं, तो E5 बराबर क्या होगा, बोलिए E बटा 25 होगा कि नहीं? E बटा 25। छठा कक्षा के लिए लिखेंगे तो E6 बराबर E बटा में 36। इसको नोट कीजिए। देखिए इतना सब नोट कर लिए हैं, तो इसके लिखाने के पीछे का उद्देश्य है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। यदि मान निकाल करके अनुपात निकालिएगा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे निकालने से बड़ा आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और चौथे कक्षा में घूमने वाले, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और चौथे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और चौथे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए क्या होगा आपका, दूसरा कक्षा चौथा कक्षा कहा ना, तो E2 बटा में E4। दूसरा कक्षा के क्या होता है, E बटा 4 में जी, और चौथा के E बटा 16 है ना, चौथा का है ना E बटा 16, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आपका E/4 और 16/E, तो E से E कैंसिल, 4 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो क्या बचेगा 4/1, यानी कि हो जाएगा आपका E2 अनुपात E4 बराबर 4:1। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कक्षा और छठे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। तीसरे कक्षा और छठे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। कि इस तरह से किसी भी दो कक्षाओं की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद एगो नोट लिखिएगा जो ऑब्जेक्टिव में बराबर आता है। देखिए फॉर्मूला देख रहे हैं, ई वाला जो लिखे हैं, इसमें देखिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और r का कांस्टेंट है, ये है h भी कांस्टेंट है। खाली इसमें जो कांस्टेंट नहीं है ना, वो देखिए आपका कौन है। इसमें खाली इसको देखिए ऐसे में लिख सकते हैं -m(e⁴ 8h² एप्सिलॉन0 का स्क्वायर और z² में लिख सकते हैं कि नहीं। आई पूरा इतना देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं तो समानुपाती की चिन्ह देते हैं, तो लिख सकते हैं इसे z² में n²। इसलिए देखिए En बराबर और En समानुपाती z² अर्थात En समानुपाती, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। ये वाला कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा के लिए En समानुपाती क्या होता है, मतलब ऊर्जा जो समानुपाती होता है किसके, परमाणु संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है और कक्षाओं की संख्याओं के वर्ग के। जो ऑप्शन में रहा है उसको उनका करना, ठीक कर। चलिए इसके बाद सबको लिखिए। देखो जैसे कि ये जो फार्मूला जो होता है ना, तो ये केवल वैसे ही परमाणुओं के लिए वैलिड होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जैसे कि हीलियम H+ के लिए ये फार्मूला वैलिड है, और हीलियम H+ के लिए या लिथियम डबल+ के लिए ही वैलिड है, ठीक ना। ये सब के लिए वैलिड है, किसी दूसरे परमाणु के लिए वैलिड। तो मान लीजिए कि ई वाला तो फार्मूला जो हम लिखाए हैं आपको इधर के, ई वाला जो लिखाए थे इस तरह से 13.6/n², ये तो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू होता है। लेकिन यदि लिथियम हीलियम के दे दे या लिथियम के दे दे तो उसके लिए फार्मूला जो होता है आपका ई वाला होता है, En बराबर -13.6 और गुना में z² में 13.6 और गुना में z²/n² और माइनस में होता है। तो चलिए लिखिए, तब नोट लिखा देते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर किसी दूसरे तत्व जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसके लिए बोर ऊर्जा का सूत्र En बराबर -13.6 गुना z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि हीलियम प्लस आयन के लिए, एगो प्लस लिखिएगा, हीलियम प्लस आयन के लिखिएगा, हीलियम प्लस आयन के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। He+ आयन के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए हीलियम का है ना, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, तो यानी कि दूसरा कक्षा कहा, तो E2 बराबर -13.6। हीलियम परमाणु के लिए Z का मान 2 होता है,
और दूसरा कक्षा के लिए है तो n का मान का 2 लेना पड़ेगा। ई वाला सी कट जाएगा तो E2 बराबर कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इतना ऊर्जा जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का होता है, जितना हीलियम परमाणु के दूसरा कक्षा का ऊर्जा आया है उतना ऊर्जा तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए एक और, लिखिए Li डबल प्लस के प्रथम कक्षा में घूमने वाले Li डबल प्लस के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए लिथियम के कहा है, लिथियम के लिए जेड का मान कितना होता है 3 न जी। अब कौन कक्षा कहाँ है, प्रथम कक्षा का है ना, तो -13.6 जेड के मान होगा 3 के स्क्वायर, आयन की जगह पर 1 लिखाएगा तो E1 बराबर हो जाएगा -13.6 गुना में बटा में 1, तो 9 से गुना कर दीजिए। इसमें 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 6 54 4 27 और 5 32 के 2 9 और 3 12। दाहिने तरफ से कई अंक के बाद 1 अंक बाद है, दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद यानी कि यहाँ पर पड़ेगा डेसिमल। हाँ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आया के कर हीलियम के प्रथम कक्षा, तो इस तरह से लिथियम को कर दिया। हाँ इस तरह से, लेकिन यह फार्मूला केवल वैसे ही परमाणुओं के लिए वैलिड होता है ना जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए वैलिड नहीं होता है। चलिए इसके बाद लिखिए नोट है वो, देखिए नोट क्या है, हम लोग जानते हैं कि देखिए जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाले थे ना आपको पिछला दिन ना, तो देखिए कुछ इस तरह से था mv² 1/2 mv² के मानवा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Jd² बटा में r था नहीं जी। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, 2 को इन्हें भेज देते हैं भागा में, 2 को देखिए इधर भागा भेज देंगे तो 2 के बराबर 2 को भेजे हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Jd² बाई r नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं समीकरण। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि Ep बराबर फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाभिक का आवेश गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा में दोनों के बीच की दूरी खाली r होता है, नहीं बालक। अब देखिए Ep बराबर क्या करते हैं कि माइनस को आगे ला देते हैं, तो माइनस के यहाँ आगे ला देते हैं, माइनस को आगे ले देते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Ze² बाई r नहीं, जैसे माइनस गुना में है ना जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए तो इतना जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Ze² बाई r ये किसके बराबर है, तो Ep बराबर क्या लिख देंगे हम -2 ये क्या होगा कि नहीं, तो ई तो वो निकल ही गया कि यदि पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो तो हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। देखिए वाव इससे क्या होता है, अनुपात निकलता है। मान लीजिए कि हम इक्के को इधर भेज दे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा आपका Ep बाई इक्के बराबर हो जाएगा -2, ठीक। यह अनुपात लिखा जाए तो Ep अनुपात है ई के बराबर -2 अनुपात 1। यदि उल्टा कर दो जाता ई के अनुपात Ep तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस जैसे कभी जैसे पलटिएगा ना इसको ना, पलटिएगा तो माइनस हमेशा ऊपर आता है, तो -1 एक साथ रहेगा 2 के साथ नहीं। इसको नोट कर लीजिए, यानी कि जब भी पूछे गतिज ऊर्जा तो बना दीजिएगा। इसके बाद सब कोई टॉपिक लिखिए बोर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत।
बोर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत। और देखो बोर के ऐसे डालना ही, बोर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो बोर के स्पेक्ट्रमी रेखा उत्पत्ति का सिद्धांत समझ लो सब। जैसे होता क्या है ना कि जैसे हम लोग पहले लेसन में पढ़ा था ना, एक ट्यूब में जैसे गैस ले लेते हैं, गैस लेकर के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से किरण निकलता है, जिन किरणों को कौन किरण कहते हैं? कैथोड किरण कहते हैं। तो जब इस ट्यूब में हम लोग गैस ले लेते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस ले करके इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इससे कैथोड किरण निकलता है। कैथोड किरण के पास ऊर्जा होता है। वो कैथोड किरण जब हाइड्रोजन परमाणु से टकराता है तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने निचला कक्षा से ऊपरा कक्षा में चला जाता है। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी होता है, 10 के पावर -8 सेकंड से भी कम समय के लिए वहां पर रुकता है और फिर अपना प्रारंभिक कक्षा में आना शुरू कर देता है। तो जितना ऊर्जा लेकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गई रहता है ना, तो उसी ऊर्जा का उत्सर्जन वो प्रकाश के रूप में कर देता है। और जब उस प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरा तरफ स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक, स्पेक्ट्रम बनने का सिद्धांत क्या है? जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें बहुत सारी कक्षाएं हैं, और जब इससे कैथोड किरण टकराता है तो परमाणु को ऊर्जा प्रदान करता है। तो परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निचला कक्षा से जंप करके ऊपरी कक्षा से चला जाता है। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाले इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के कारण 10 के पावर -8 सेकंड से भी कम समय के लिए टिकता है और फिर अपना कक्षा में लौटना शुरू कर देता है। तो जितना ऊर्जा लेके गई रहता है ना, उसी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक, ये पारदर्शी ट्यूब होता है, और इस ट्यूब से जो प्रकाश निकलता है तो उसको हम जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो दूसरा तरफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बनने का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपरी कक्षा में और वो लौटेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा प्रकाश के रूप में, और उस प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तब जाकर स्पेक्ट्रम बनेगा। तो स्पेक्ट्रम बनने का ही सिद्धांत है ना। तो चलिए लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले उच्च ऊर्जा स्तर वाले बाहरी कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर वाले निचली कक्षा में प्रवेश करता है। निम्न ऊर्जा स्तर वाले निचली कक्षा में प्रवेश करता है। तो दोनों कक्षाओं के ऊर्जा का अंतर विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है। विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है और यह अंतर क्वांटम के ऊर्जा h nu के बराबर होता है। और यह अंतर क्वांटम की ऊर्जा h nu के बराबर होता है। h बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज। यदि n2 क्वांटम संख्या के लिए n2 ऐसे लिखेगा, यदि n2 क्वांटम संख्या के लिए ऊर्जा E2 तथा n1 क्वांटम संख्या के लिए ऊर्जा E1 हो, तो इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में कूदता है। तो इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में
कूदता है, कुत्ता है नहीं, कूदता है, लिखते हैं, लगता है कुत्ता है, कूदता है, तो उत्सर्जित ऊर्जा E2 माइनस E1 बराबर H न्यू। देखो इसका मतलब समझ लो सब। जैसे मान लीजिए कि नाभिक है, ई वाला जो पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, ई वाला मान लेते हैं कि चौथा कक्षा है। तो जैसे मान लेते हैं ना कि इस सबसे जो पहला कक्षा होता है उसका ऊर्जा सबसे कम होता है, उसके बाद ला का ऊर्जा उससे ज्यादा होता है, उसके बाद ला का और उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है। तो हम मान के चलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का, जैसे इस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 जूल है, इसका मान के चलते हैं 2 जूल, इसका मान लेते हैं कि 4 जूल है। ऐसे होता नहीं है, क्योंकि अंदर जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है आकर्षण बल का अनुसार ऊर्जा ऋणात्मक होता है, लेकिन हम सुविधा के लिए मान ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इस कक्षा में से यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें जाना होगा ना, तो उसको 1 जूल जब तक बाहरी स्रोत से नहीं मिलेगा ना, तब तक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएगा। और यदि दूसरा कक्षा में चल गया लेकिन फिर उसको प्रारंभिक कक्षा में आना होगा ना, तो उसको 1 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करना पड़ेगा, तब जाके में आएगा। चाहे मान लीजिए कि हाई वाला कक्षा में से कूद के चल गया ई में, तो 3 जूल जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक उस कक्षा में घूमने के लिए नहीं होगा, उस कक्षा में नहीं घूम सकता है। लेकिन जब वही इसमें से फिर अपना कक्षा में आना चाहेगा ना, तो इसको 3 जूल ऊर्जा को उत्सर्जन करना पड़ता है प्रकाश में। तो प्रकाश को अवशोषित भी करता है क्वांटम के रूप में, और उत्सर्जित भी करता है। तो दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं का जो अंतर होता है, तो मान लेते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा N2 है, चाहे जौन हो गए, जिसमें जंप करके आता है उसको मान लेते N1 है। तो दोनों का तो देखिए था, ये वाला 4 जूल है, हाई वाला मान लेते हैं कि 1 जूल है, तो इसका अंतर होगा 4 जूल माइनस 1 जूल, तो वही किसके बराबर होगा, H न्यू के बराबर होगा। तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर जो है H न्यू के बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है फोटोन के रूप में, अवशोषित भी होता है फोटोन के रूप में। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग को निकालना है तो इसके बाद देखिए E2 के मान हम रख देते हैं, जैसे माइनस M (e⁴) बटा में 8 है। जैसे n स्क्वायर होता है ना, तो N2 स्क्वायर लिखना है, H स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर, यही था। देखिए माइनस E2 के मान रखिए M(e⁴) बटा में 8, लेकिन खाली N1 हो जाएगा, N1 स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर बराबर में H न्यू, ठीक है बालक। अब देखिए तनी सजा के लिख देते हैं, क्या करेंगे कि H न्यू बराबर, इसमें देखिए माइनस यहाँ तो पहले से होता है, जैसे E1 का जो मानवा होता है वो माइनस में होता है ना, तो ये ब्रैकेटवा खोलेगा तो ये वाला आपका प्लस में हो जाएगा। तो सजा के लिखते हैं उसको M(e⁴) बटा में 8 N1 स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन माइनस M(e⁴) बटा में 8 N2 स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर नहीं। अब देखिए H न्यू बराबर, दोनों में देखिए खाली N1 N2 को छोड़ के बाकियों में सब कॉमन है, तो M(e⁴) 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा -1 बटा, होगा कि नहीं, नोट करते चलिएगा। अब नोट कर सकते हैं H को खाली जब भागा में भेज देते हैं, H को भागा में भेजते हैं ना, तो H जो भागा में आएगा, तो जैसे पहले से H स्क्वायर है, डिवाइड में भेजिएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 H³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/N1 के स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 के स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए।
देखो जैसे ई जो हम लोग निकाले हैं ना, नू बराबर m इंटू ई के पावर 4 8 एच स्क्वायर सॉरी एच क्यू एप्सिलॉन नॉट कितना है। इसमें देखो n1 वह कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लौटता है, n2 वह कक्षा होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे मान लो कि दूसरा में से लौट रहा है पहला में, तो n2 हो जाएगा 2, n1 हो जाएगा 1। मान लेते हैं कि चौथा कक्षा में से लौट रहा है पहला कक्षा में, तो जिसमें से लौटता हुआ हमेशा n2 होता है, और जेकरा में लौटता हुआ हमेशा n1 होता है। तो ई जो निकाले हैं ना, तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति का फॉर्मूला है, क्योंकि जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा प्रकाश के रूप में, तो उस प्रकाश का कुछ ना कुछ आवृत्ति होगा कि नहीं। तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति का फॉर्मूला है, तो नीचे लिखिए कि यह उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति का व्यंजक है। यह उत्सर्जित प्रकाश के आवृत्ति का व्यंजक है, आवृत्ति का व्यंजक है। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिए। अब देखिए आवृत्ति है तो इसका कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य भी होगा, क्योंकि जो प्रकाश है उसका आवृत्ति भी होता है, तरंगदैर्घ्य भी होता है। तो लिखिए इसके बाद टॉपिक उत्सर्जित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। उत्सर्जित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। देखिए चूंकि हम लोग जान गए हैं कि नू बराबर कितना है जी बालक, देखिए वहां पर m इंटू ई के पावर 4 बटन 8 एच क्यू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर और इंटू 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। नहीं जी, अब देखिए हम आपको फार्मूला बताए हुए हैं कि जैसे फार्मूला होता है C बराबर लैम्डा गुना नू, होता है कि नहीं। तो यदि हम लोग नू का मान निकालें तो नू बराबर क्या होगा C बटा लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है ना। तो देखिए इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर रख देते हैं हम लैम्डा के जगह, सॉरी नू के जगह को C बाई लैम्डा बराबर m ई के पावर 4 बटा में 8 एच क्यू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इंटू 1 बटा n1 के स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 के स्क्वायर। सी को देखिए इन्हें भेज देते हैं भागा में, तो क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा बराबर m इंटू ई के पावर 4 बटा में 8 एच क्यू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इंटू सी, ठीक, और 1 बटा माइनस 1 बटा n2 के स्क्वायर। ई हो गया आपके तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। रुक जाइए, इसमें भी उलटते नहीं है, इसमें इसको क्या करते हैं कि 1 बाई लैम्डा बराबर, देखिए आर जो है ना वो रीडबर्ग नियतांक होता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए होता है, इसलिए उसके नीचे एच लिख देते हैं। रीडबर्ग नियतांक, रीड वैज्ञानिक के नाम हम बताएंगे। आर से हम लोग रीडबर्ग नियतांक को लिखते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए होता है, इसलिए इसके नीचे क्या लिखते हैं, इतना जो मान है ना, तो इतना को रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो इतना के जगह पर हम लोग आर एच लिखते हैं, तो लिखेंगे 1 बटा स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर। यही हो गया आपका मेन फॉर्मूला, एक से न्यूमेरिकल बनता है नीचे वाला। लिखिए उतार सकते हैं, जहाँ आर एच बराबर m इंटू ई के पावर 4 बटा में 8 एच क्यू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इंटू सी को रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। रीडबर्ग नियतांक कहते हैं जिसका मान 1.097 गुना 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स होता है।
नोट किया जाए। देखो जैसे ये फॉर्मूला इतना था ना, इसमें इतना के मान को कौची रखा गया, आर एच ना, आर एच को रीड वर्ड नियतांक कहते हैं। जैसे इसमें देखिए सब कांस्टेंट है, सब के सब, इसका मान जिसे निकाला ये हल करके ना, एम ई के पावर 4 एच एच के इतना ए क्यू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इनटू सी, तो इतना आया। लेकिन बहुत बड़ा कांस्टेंट है, बहुत बड़ा कांस्टेंट का मान सबसे पहले रीड वर्ड नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, इसीलिए इसको रीड वर्ड नियतांक के नाम से। जैसे मान लीजिए कि देखिए आर एच बराबर फॉर्मूला इतना है ना आपका, एम इंटू ई के पावर 4 बटन 8 एच क्यू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू सी। हम कह देंगे कि अगर मान रखिए, हम रख दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9 × 10 के पावर माइनस 31 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 के पावर में 4 बटन 8 एकड़ होता है तो 6.62 गुना 10 के पावर माइनस 34 के पावर में की हुआ गुना में 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 को होल स्क्वायर, और सी के मान 3 गुना 10 के पावर 8। तो आपको इतना हम रख के देहू दे देंगे ना, तो ज्ञात कीजिए, तो आपको एक बस छोड़ दीजिए, मालूम है ये कथा कि इतना का मान इतना होता है, तो हम खाली अपन समय ज्ञान करें। ठीक है वही लगा दीजिए, वही चाहिए है ना। रीड वर्ड ज्ञात करके दिए, हम लोग क्या करते हैं, हालांकि तुम इसको हल करके निकाल सकते हो, लेकिन इतना तो आलसी हो कि कहे कि जब मालूम है तो काहे नहीं निकाले। हो सकता है कि काहे नहीं गलती हो के मिस्टेक ना हो सकता है, लेकिन छोड़ देता है तो हम छोड़ देते हैं कि चल वैज्ञानिक है, गलती थोड़ी होगा, ठीक ना। ऐसे निकाला जाता है ऐसे ही, तो मान के हम लोग यूज करना है, आगे यूज करेंगे। अब टॉपिक लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता कुछ ही है कि हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब कि निचला कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके ऊपरी कक्षा में चला जाता है, लेकिन वहां पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, तो वही अपना कक्षा में लौटना शुरू कर देता है, और जितना ऊर्जा लेके गए रहा था उसी का ऊर्जा उत्सर्जन प्रकाश के रूप में, और उसको जो हम लोग गुजारते हैं कहाँ से, स्पेक्ट्रम प्रिज्म से, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। तो लिखिए डर देकर, बामर ने 1885 में, बामर ने 1885 में 1850 में यह ज्ञात किया कि जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी स्रोत से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, किसी बाहरी स्रोत से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो वह इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, लेकिन वह वहां से लगभग 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड से भी कम समय में, लेकिन वह वहां से लगभग 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड से भी कम समय में अपने निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है, अपने निम्न ऊर्जा स्तरों में लौटने लगता है, अपने निम्न ऊर्जा स्तरों में लौटने लगता है, और लौटते समय इलेक्ट्रॉन प्रकाश को उत्सर्जित करता है, लौटते समय इलेक्ट्रॉन प्रकाश को उत्सर्जित
करता है जिस प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो ग्राफ जो है ना, इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हुए, उसको हम अगला वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।